नमस्कार, स्वागत है आपका रफ्तार क्रिएटिव प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। इस नवरात्रि रफ्तार लेके आया है आपके लिए खास पेशकश जिसका नाम है नारी तू नारायणी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं रेड ब्रिगेड की फाउंडर उषा विश्वकर्मा जी। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या है इनकी राय नारी सशक्तिकरण पे। मैम, वैसे तो आपको हर कोई जानता है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। तो नमस्ते निकिता जी। और मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रेड ब्रिगेड लखनऊ। और रेड ब्रिगेड लखनऊ जो है अभी लड़कियों की शिक्षा, उनकी सुरक्षा और सम्मान को लेकर के काम करती है। और अभी तक पूरे देश में हम लोगों ने करीबन 2.25 लाख लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। इसके साथ साथ अभी हम लोग ने जल्द ही 350 किलोमीटर की पदयात्रा झांसी से लखनऊ की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां, 50 लड़कियों ने ये 18 दिनों में यात्रा तय की। और इस यात्रा का ही उद्देश्य था कि हम महिलाओं में नेतृत्व लेने की कैसे क्षमता आ सकती है, उसको लेकर के ये पूरा कार्यक्रम था। तो इस तरह का हम लोग काम करते रहते हैं और हमारी संस्था। मैम, जो आपका कैंपेन है नक्षत्र, उसके बारे में बताइए। सॉरी। नक्षत्र जो आपका कैंपेन चला था उसके बारे में बताइए। निशस्त्र। निशस्त्र कला हम लोगों का जो है वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है। और उसमें हम लोग लड़कियों को, लड़कियां कैसे निर्भीक होकर के अपना जीवन जी सकें, वो अपने अपने जीवन को कैसे एक सम्मान पूर्वक जी सकें। जैसे कि हम लोग 2017 से लगातार कैंपेन कर रहे हैं। 2017 में हम लोग ने 100 डे 100 स्कूल किया। फिर हमारा एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हर रोज 936 महिलाओं के साथ घटना होती है, जो पिछला डेटा कह रहा था। तो हम लोग ने एक कैंपेन किया था कि हम लोग 936 घंटे काम करेंगे लगातार। तो उस तरह के जो कैंपेन हम लोगों के चलते रहते हैं लखनऊ में। जैसे अभी हम लोगों ने जल्द ही 100 दिन 100 विलेज का कैंपेन उठाया था, जिसमें हम लोग 100 गांव में जाकर के लड़कियों की सम्मान को लेकर के, उनके शिक्षा को लेकर के वो सारे काम कर रहे थे कि गांव में आज भी लड़कियां एट्थ के बाद नहीं पढ़ रही हैं। अगर 100 लड़कियां हैं, 100 लड़कियों ने एट्थ की पढ़ाई की है, तो इंटर में वो 35 हो जाती हैं और बीए में वो 5 हो जाती हैं। तो वो इतना इतना रेशियो कैसे गिरता है, उसका उसका एक कारण होता है कि जो स्कूल और स्कूल के आसपास जो गांव होते हैं, वो जब होते हैं तो आसानी से लड़कियां पढ़ सकती हैं। लेकिन जैसे ही वो उसकी दूरी होती है तो माता पिता का एक डर बढ़ने लगता है कि लड़की दूर कैसे जाएगी। इस कारण शिक्षा में भी बहुत गिरावट आज भी गाँव में है कि ऐसा नहीं चाहते हैं कि माँ बाप हमारी बेटी ना पढ़े। आज के समय में तो सरकार ने इंटर तक की पढ़ाई काफी सस्ती हो गई है, राजकीय विद्यालय है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी लड़कियां इस डर से स्कूल नहीं जाती हैं कि रास्ते में उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो उसको लेकर के भी हम लोग लगातार गाँव में या फिर कस्बों में या फिर आउटर्स जो शहर के हैं, उसमें हम लोग कैंपेन चलाते हैं कि कैसे लड़की स्वयं में सक्षम हो और वो अपने दम पे हर वो काम कर सके, चाहे वो शिक्षा हो या कोई जीवन में निर्णय लेने की बात हो, तो उसको वो कर सके। आपने दुष्कर्म की बात की और अत्याचार की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज भी समाज में अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत अपराध हो जाता है या कुछ भी गलत हो जाता है तो उनको छिड़ निगाहों से देखा जाता है। वो उन तरह की औरतें, लड़कियां या महिलाएं कह सकते हैं कि वो अपना आत्मविश्वास कहीं ना कहीं खो जाती हैं। उनको हेजिटेशन होती है लोगों से मिलने में, और ऐसे तमाम लोगों से आप तो रोज दिन मिलती ही होंगी। तो उस एक्सपीरियंस को आप शेयर करें। बिल्कुल। सोसाइटी अभी उतने स्ट्रांग नहीं हुई है कि अगर इस किसी एक लड़की के साथ, किसी एक स्त्री के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस होती है या फिर एक रेप, बलात्कार, दुष्कर्म होते हैं, सामूहिक बलात्कार होता है, तो समाज का जो नजरिया होता है ज्यादातर, आज तो बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, ज्यादातर नजरिया जो होता है वो देखते हैं कि लड़की का क्या होगा। वो उसका जीवन सिर्फ उसके उसके सेक्सुअल पार्ट से ही जोड़ते हैं। तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं और मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ
कि मेरे साथ भी जब ये घटना हुई तो सोसाइटी में जब ये बात पता चली तो उनको बड़ा शॉकिंग लगा। मुझे लगता है कि इस सदमे से एक स्त्री अपने आप को निकाल सकती है, क्योंकि उसको ये महसूस होना चाहिए कि जब अगर उसके साथ घटना हुई है तो उसकी कोई गलती नहीं है। वो अगर ये जान रही है, वो उसको मान रही है और उसको महसूस कर रही है, तो उसके लिए वो जीवन जीना, उस ट्रॉमा से निकलना आसान हो जाता है। और मुझे लगता है कि हर स्त्री को ये सोचना चाहिए और करना भी चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो उसमें उसकी गलती नहीं है। उस एक गलती, एक घटना को लेकर के हम अपने पूरे जीवन को नहीं खत्म कर सकते। तो उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं। और हम लोग अपने आप को लकी मानते हैं कि इस ट्रॉमा से निकालने में हम लोग काफी हद तक जो है अपने आप को कामयाब पाते हैं। वैसे तो देश में अब कहा जाता है कि अब महिलाओं के ओपिनियन को ज्यादा वैल्यू दी जाती है और अब पुरुष प्रधान देश रहा भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने घर में भी देखते हैं कि कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें पुरुषों की ही राय ली जाती है, महिलाओं की राय को उतना मैटर नहीं, लोग वैल्यू नहीं देते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, जो आपने जो प्रश्न किया उसमें ही उत्तर निकल गया कि ठीक बात है, हमको जो दिखाया जा रहा है वो तो कनेक्ट नहीं करता हमारे जीवन से। हमें बताया जा रहा है कि हम आज बहुत आगे हैं, हर एक जगह पे हैं, हर एक कुर्सी पे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक वैल्यू मिलनी चाहिए एक स्त्री को, जो एक डिसीजन लेने की ताकत मिलनी चाहिए, वो आज भी अगर वो एक कुर्सी पे है, उसके पीछे कोई और है जो डिसीजन ले रहा है। आज भी हम ज्यादातर चेहरा ही बने हुए हैं, अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें अपने इतिहास को समझने की जरूरत है और हर एक स्त्री को पूरा देश देखने की जरूरत है। और महिला सशक्तिकरण के बारे में लोग आजकल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज भी और ऐसे भी बहुत सारे एनजीओ से लोग रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग बहुत मतलब लंबी लंबी बातें करते हैं। और निर्भया के समय पे आपका भी नाम सुर्खियों में था कि आपने बहुत सारी मतलब उस चीज के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कहाँ तक लगता है कि ये चीज अब रुक गई है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि निर्भया कांड के बाद कोई ऐसा कांड दिल्ली में या किसी और शहर में हुआ नहीं। तो इस पे आपकी क्या राय है, मतलब सरकार को इस पे क्या निर्णय लेना चाहिए? हम्म। तो देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी और ये भी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि ये घटनाएं रुक गई हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखने को मिलती है कि पहले इस घटना को लेकर के बोलते नहीं थे, शर्म करते थे और वो अंदर बातें दब जाती थी। आज भी दबती है, लेकिन उसकी जो संख्या दबने की वो कम हो गई है। आज ज्यादातर लड़की या ज्यादातर पेरेंट्स अपने, अगर उनके साथ कोई घटना हो रही है तो वो बात बता रहे हैं। उन्होंने बोलना सीख लिया है। और अभी जो हम घटना देख रहे हैं, अगर बलात्कार की ही घटना हम देखें तो अभी सामूहिक बलात्कार ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अभी लड़कियों ने अपनी सुरक्षा करना है ज्यादातर, मतलब मैं सब नहीं बोलूंगी, उसमें कुछ परसेंट उसमें बढ़े हैं कि अगर एक स्त्री है और उसके साथ जबरदस्ती एक पुरुष कर रहा है तो वो नहीं कर पा रहा है, वो अपना बचाव कर ले रहा है। और अभी आप देखेंगे कि ज्यादातर जो टारगेट हो रही है वो छोटी बच्चियां हो रही हैं। क्योंकि छोटी बच्चियों के साथ ये समस्या है कि उनकी मांसपेशियां उतनी ताकतवर नहीं होती हैं, तो आसानी से, क्योंकि उनकी उम्र छोटी होती है, उनकी हाइट छोटी होती है, तो इस वजह से एक व्यक्ति आसानी से उसको पकड़ सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोई घटना हो रही है तो एक पुरुष एक लड़की के साथ घटना बहुत कम कर रहा है। हर अब एक लड़की वो चाहती है कि उसको आत्मरक्षा आए, वो अपना बचाव खुद कर सके। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें चाहिए कि वो ये सिर्फ ना करे कि हफ्ते भर साल में या एक महीने 2 महीने इस तरह के कैंपेन चला करके बंद कर दे, क्योंकि ये कैंपेन नहीं है। स्त्री की सुरक्षा जीवन है। कि आप अवेयरनेस करके 15 दिन 20 दिन खत्म कर दो तो इससे हमारा जीवन नहीं बचेगा। जैसे आप हर सिलेबस चलाते हो, आप कबड्डी खिलवाते हो, आप मैच खिलवाते हो, आप फुटबॉल खिलवाते हो, ऐसे ही आत्मरक्षा की शिक्षा, मैं इसको शिक्षा कहूंगी, आत्मरक्षा की शिक्षा
हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेज में होना अनिवार्य चाहिए। और पर्टिकुलर ये चाहिए कि हर लड़की इसको सीखना उसको जरूरी है। और मैं जानना चाहूंगी कि रेड ब्रिगेड जो एनजीओ है उसमें आप किस तरह की सेल्फ डिफेंस की टिप्स देती हैं? देखिए, मैंने 5 देशों से सीखा हुआ है। इंडिया से मैंने मार्शल आर्ट के बेसिक किए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस और इजराइल की कुछ टेक्निक्स सीखी है हम लोगों ने। और हम लोग जो सीखे हैं वो सिखाते नहीं है, सर्वाइवर की मदद से एक कला डेवलप की है जिसका नाम रखा है निशस्त्र कला। निशस्त्र कला में हम सिखाते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ तो कोई दुर्व्यवहार होता है जो वो नहीं चाहती है, नो मीन्स नो, उसमें ना में हमारी हाँ नहीं होती है। अगर मैं कह रही हूँ नहीं तो नहीं, उस समय अगर कोई जबरदस्ती करता है तो वो 5 से 10 सेकंड में अपने आप को कैसे बचा सकती है, वो कैसे किस जगह थ्रो कर सकती है, किस जगह मार कर सकती है। तो वो 5 से 10 सेकंड में उसकी ताकत भी कम लगे और अब वो अपने आप को बचा ले, उसको लेकर के हम ये पूरी ट्रेनिंग देते हैं। मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि नवरात्र शुरू हो गया है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप माँ दुर्गा के 9 रूपों में आप किसको अपनी प्रेरणा मानती हैं? देखिए, स्त्री तो अपने आप में ही एक प्रेरणा है। स्त्री सृजन करता है, स्त्री नहीं है तो सृजन नहीं है। तो हर एक स्त्री अपने आप में प्रेरणा है। और वो चाहे 9 दुर्गा हो, मैं भी व्रत रहती हूँ और आज भी व्रत व्रत हूँ 9 दुर्गे का। और वो हर रूप उसका जो है इम्पोर्टेंट है। जब जरूरत पड़ती है तो वो काली बन जाती है, जब ज्ञान होता है तो वो कोई और रूप धारण कर लेती है, उसको ममता दिखानी होती है। तो वो हर रूप में सक्षम है। लेकिन जरूरत है कि उस स्त्री को पता होना चाहिए कि एक स्त्री में वो सब कुछ है जो वो करना चाह रही है। आज जिस हम दुर्गा को पूजते हैं वो तो एक ही है ना, आदिशक्ति। हम 9 दुर्गा बोलते हैं, लेकिन समय पे उन्होंने नौ नौ रूप धरे, तो हर स्त्री में वो रूप है। तो मुझे लगता है कि मैं जो प्रेरणा मानती हूँ, हर एक स्त्री अपने आप में प्रेरणा है क्योंकि वो एक है। और जिस दिन, और मैं बोलती भी हूँ, और मैं सरोजिनी नायडू को बहुत मानती हूँ, और वो कहती हैं अपनी हर पोयम में कि जिस दिन आपको ये गर्व हो जाए कि मुझे स्त्री होने पे गर्व है, तो हर स्त्री के अंदर जो हीनता का बोध है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक औरत के रूप में जन्म ली हूँ और हर बार जन्म ली। मैम, आप जैसा कि यूपी से बिलोंग करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में लड़कियों के लिए किस तरह के बदलाव अभी भी होने चाहिए? देखिए, यूपी में नहीं, मुझे लगता है कि मैं यूपी से हूँ और लड़कियों के लिए पूरे देश में, मैं क्योंकि भारत की हूँ, पूरी दुनिया में बदलाव होने चाहिए। और वो बदलाव होना चाहिए कि हर स्त्री का हक है, हर स्त्री के लिए जरूरी है कि वो सम्मान पूर्वक जी सके और अपने निर्णय के साथ जी सके। तो उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में बदलाव होने चाहिए कि वो जिस कुर्सी पे है उसी के निर्णय पे वो कुर्सी चले, उसका निर्णय कोई और ना ले। अगर एक स्त्री किसी भी काम में जा रही है तो उसको ये जानना होगा, सीखना होगा, पहचानना होगा कि वो अपने निर्णय के साथ आगे बढ़े, किसी पर डिपेंड ना रहे। कोई ऐसा मूवमेंट आपको लगा हो कि नारी सच में एक नारायणी के रूप में देखी जाती है, तो आप प्लीज शेयर करिए। बहुत सारी जगह पे लगता है कि अभी जैसे मैं आत्मरक्षा के गाने गाती हूँ तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि वो अपने वायलेंस की बात बताती है। फिर दूसरी बार आती है कि वो जो वायलेंस कर रहा था उसने अपने आप को बचाया और उसने उसको सबक सिखाया। बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस मेरी आंखों के सामने होते हैं कि वो एक समय तक वो सहती है, फिर उसके बाद मुंह तोड़ जवाब देती है। तो हर स्त्री में नारायणी बसती है, और हर स्त्री का अगर ये पुरुष वर्ग सम्मान करने लगे तो मुझे लगता है कि हमारे और आप जैसे इस तरह के इंटरव्यू की जरूरत ना पड़े। मैम, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, तो आपके लिए कितना मतलब मुश्किल होता है या आसान होता है घर और बाहर दोनों को देखना?
घर बाहर को देखना तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने शादी नहीं की। और शादी नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि सामाजिक काम में आपका पूरा समय जाता है, तो मैं अपने माता पिता को बहुत कम समय दे पाती हूँ। माता पिता नाराज होते हैं कई बार कि मतलब वो भी ऊपर से एक लड़की हूँ, तो वो और इम्पोर्टेंट बनता है कि एक स्त्री को घर में रखना चाहिए। लेकिन मैं लकी हूँ, मेरा पूरा परिवार लकी है कि मुझे ऐसे माता पिता मिले कि जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। और इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने कभी एज एक लड़की होने के बाद, जैसे अमूमन घरों में देखते हैं कि वो कहते हैं लड़की है तो अंदर रहो, ये है। लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत उल्टे हैं, मेरे भाई को 7 बजे के बाद एंट्री करवा देते हैं घर में, और हम सारी बहनें आराम से 12 बजे 11 बजे आए तो उनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मानना है कि अगर लड़का बाहर जाता है और रात भर रहता है तो एक स्त्री वो आसानी से नहीं निकल सकती है। तो मुश्किल होता है, लेकिन पेरेंट्स हमारे और मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिंग है। तो मैनेज हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए समाज और देश पहले है, मैम क्योंकि आपने बहुत सारी जैसा माताएं हैं। जैसा आपने बोला जी। कि मतलब आपकी फैमिली की थिंकिंग ऐसी है, लेकिन कई ऐसे घर हैं हमारे भारत में जो लोग मतलब लड़कियों, जहां लड़कियों की बात आती है वहां पे काफी ज्यादा टफ डिसीजंस होते हैं और एक लिमिट्स होती है। कई ऐसे माँ बाप होते हैं जो अभी भी लड़कियों को उस पर्दे के बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ दुष्कर्म भी होता है तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है कि नहीं ये घर की बात है तो घर में ही रहने दो। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे लिए भी स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था निकलना। लेकिन आप अगर किसी चीज को निश्चय कर लेती हैं करने के लिए, तो उसके लिए आपको हर एक चीज सपोर्ट करती है। और मेन चीज है कि विश्वास, हम जिन पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं उनके विश्वास को रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो एक स्त्री के लिए काम करना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसने ठान लिया है विश्वास के साथ, तो वो एक दिन वो ही काम उसके लिए सरलता बन जाएगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी चीजों को बताने के लिए और महिला सशक्तिकरण में अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू। नमस्ते। तो ये थी हमारे साथ रेड ब्रिगेड एनजीओ की फाउंडर उषा विश्वकर्मा जी। अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।